तो नमस्ते अंकल। नमस्ते जी। हम सूरजकुंड मेले में मिले थे। एक्चुअली मेरे पेरेंटल बिजनेस है, मैं थर्ड जनरेशन हूँ। मेरे फादर शिल्प गुरु अवॉर्डी है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शिल्प गुरु। हाँ जी। अरे 12 में अनाउंस हुआ था और 14 में मिला था। वहाँ मुझे पता चला कि आपको प्रेसिडेंट्स अवार्ड मिला है। मेरा ये मन किया कि मैं चेज करूं आपकी स्टोरी और आपसे बात करूं बैठ करके। तो थैंक यू हमको टाइम देने के लिए। धन्यवाद जी। आई एम सिटिंग विद श्री ओपी मल्होत्रा इन मंडी। उन्होंने ट्रेडिशनल आर्ट्स को रिवाइव करने के लिए और ट्रेडिशनल आर्टिजन्स को सपोर्ट करने के लिए एक बहुत अमेजिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया है मंडी के सौलीखट में। देखिए, मेरे पॉडकास्ट का नाम है द जोडकास्ट और मेरा पहला सीरीज है टेक द लीप। मतलब वो लोग जो 9 to 7 9 to 5 जॉब्स छोड़ के कुछ डिफरेंट करते हैं। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि ये सब शुरू करने का इरादा आपने कैसे किया? थोड़ा बहुत काम तो बचपन में भी करते थे। हाँ जी, हाँ जी। अपनी माँ से सीखा था, हाँ जी। पापा से सीखा था। तो पता नहीं कब किस उम्र में हैंड स्पिनिंग सीख ली। अच्छा, आप खुद हैंड स्पिनिंग बचपन में करते थे? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे याद नहीं है, मेरे मदर फादर ये करते थे। अच्छा हैंड स्पिनिंग का काम करते थे। जी। तो उससे इस लाइन में वूल, पश्मीना, अंगोरा में हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट आ गया। इंटरेस्ट इतना था कि कभी ये सोचा नहीं था कि हम लोग इसको शायद अपने जीवन में अपनाएंगे। हम तो उस टाइम पैसा भी बहुत कम था, हालात अच्छे नहीं थे। तो मेरे फादर नहीं चाहते थे कि मैं इस लाइन में आऊं। मतलब वो ट्रेडिशनल आर्टिजन थे लेकिन पैसा नहीं कम चाहते थे होने- कि आप उसमें आए। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने मुझे डिप्लोमा करवाया ऑटोमोबाइल में जी। मैंने 75 में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक अम्बाला से ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया। 3 साल का डिप्लोमा था और उस टाइम नौकरी जल्दी मिल जाती थी। तो अभी डिप्लोमा करने के जैसे हम लोग बाहर निकले, अभी रिजल्ट नहीं आया था, तो हमें बीएसएल में ब्यासलिंक प्रोजेक्ट था उस टाइम जी। 3 साल के लिए 3 साल कंप्लीट करने के बाद मैं वहां पे नौकरी लग गया जैसे मैंने डिप्लोमा किया। और वहां पे मैंने 9 महीने नौकरी की। 75 में ही मेरे को मैंने एक इंटरव्यू दिया पीडब्ल्यूडी में जी। कुल्लू में, और 75 में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई, 76 में मेरी अपॉइंटमेंट हो गई और मैंने ज्वाइन किया मार्च महीने में पीडब्ल्यूडी एज ए जेई मैकेनिकल। ओके। और फिर मैं चले गया लाहौल स्पीति। ओके। मैं 1980 तक वहां रहा, पर वो ये छोटे मोटे काम में जब भी मेरे को टाइम होता था तो मैं स्पिनिंग करता रहता था। मतलब आप ये जॉब के साथ साथ में अपना पैशन इन अ वे, पैशन जो था, पैशनेट थे आप इसके बारे में शुरू से ही? हाँ, तकलीफ पे मैं छोटे छोटे काम करता रहता था। जी। जैसे टाइम मिलता, उस टाइम टीवी वगैरह तो होते नहीं थे। एंटरटेनमेंट का साधन था यार। एक एंटरटेन भी था और सबसे बड़ा ये था कि जो पैशंस है ना वो थोड़ी कहीं खत्म होता है। तो मैं वो करता रहता था जो भी, जब भी मुझे टाइम मिले। मेरे रुकजैक में जो मेरी पिट्ठू था, पैदल का जमाना था उस टाइम, कोई बसें बुसें तो बहुत कम होती थी, तो मेरी तकलीफ जो मेरे उसमें रहती थी। तो तकलीफ अगर लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो इट्स बेसिकली स्मॉल हैंड स्पिनिंग, टॉप काइंड ऑफ अ हैंड स्पिनिंग जी। एंड यू पुट द वूल ऑन टॉप ऑफ इट और वो आप चलते चलते भी, घूमते फिरते भी, कहीं पर भी यू कैन कीप स्पिनिंग इट लाइक सो एंड यू कैन कीप मेकिंग यार्न और थ्रेड, राइट? फिर नौकरी लगने के बाद 1989-90 में 89-90 में मेरे मिसेज और मेरे मदर कहते हैं कि मैं जेई लग चुका था, मेरी नौकरी भी काफी हो गई थी, कि हम लोग जो हमारा पुराना काम है उसको हम लोग सारा दिन बोर होती हैं, तो क्यों ना हम लोग कुछ ये काम करें जी। जो हमारा पुराना घर था वो था भूतनाथ गली में कुंवरानी मंदिर के पास, वहीं पे हम लोग रहते थे। तो मेरे मदर और मेरी मिसेज, मैं ऊन लेके आता था और वो धुलाई करने के बाद, हैंड स्पिनिंग करने के बाद, सबसे पहले हम लोगों ने जो शुरुआत की वो की वुलन टोपी से। टोपियां बुनती थी मेरे मदर और मेरी मिसेज, और वो हम लोग बेचना शुरू किया। मतलब पुराने ट्रेडिशनल तरीके के, बिल्कुल हैंडलूम के ऊपर। हैंडलूम नहीं था। अच्छा। सिलाइयों के ऊपर। तब सिलाइयों से करते थे? सिलाइयों से करते थे जी। तो टोपियां बना देते हम लोग, टोपी बना देते। तो पहले मेरे मदर और मेरी मिसेज से, फिर उसके बाद
घर में और लेडीज कहती कि हम भी बुन लेंगे, तो वो भी उन्होंने भी साथ में बुनना शुरू किया। जी। फिर ऐसे करते करते काम बढ़ता गया, तो उसको और बढ़ाते गए। हमें एक समस्या आती थी उस टाइम की, वूल की जो स्पिनिंग जो थी, वो कार्डिंग थी, वो नहीं होती थी। फिर हमने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग कार्डिंग, हमें बड़ी प्रॉब्लम आ रही है पिंजाई करने की, तो क्यों ना हम लोग एक छोटा सा कार्ड लगा लें। उनकी पिंजाई की मशीन इस कार्ड। जी हाँ। तो 90-91 तो पहले जहां तक आई ऑल्सो हैव सम मेमोरीज, आई थिंक पहले तो एक ब्रश टाइप के वो 2 हैंडल्स होते थे जिसमें वो पश्मीने में किया सारा जाता था। जो भी काम होता था पश्मीना में, वो उसी से होता था। जी जी। लेकिन जब वूल की बात आती थी तो बड़ा मुश्किल होता था वो काम करना। पश्मीना सॉफ्ट भी था और वो पश्मीना जो था वेस्टेज भी नहीं होती थी। फिर जब वूल पे आ गए तो हमें अच्छी मशीनें नहीं थी। खादी बोर्ड में थी 2 मशीनें, लेकिन वो चलती नहीं थी, बहुत अच्छा काम नहीं होता था। फिर मैंने सबसे पहले कार्ड लगाया। कार्ड लगाने के बाद क्या हुआ कि हमें एक ये फायदा हो गया कि हमारी जो वूल थी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी बननी शुरू हुई। जब क्वालिटी बननी शुरू हुई तो फिर वूल होती भी बहुत क्वांटिटी में ज़्यादा हमारे पास, तो हमने इसको और एक्सपेंड किया। हम लोगों ने कहा क्यों ना हम 2 खड्डियाँ लगा लें, तो उसके बाद हमने 2 हैंडलूम लगा ली, खड्डियाँ लगा ली। केवल 2 लगाई 1992-93 में, 1992-93 में। तो मैं तो नौकरी में था उस टाइम, मेरी मिसेज और मेरे मदर ही वो ज्यादा काम करती थी जी। और उसके बाद सबसे पहले जो मेरे मदर ये चाहते थे कि मैं कोई बहुत ज्यादा महंगी कोई चीज ना बनाऊं। जब किनौरी शॉल्स बनाया था तो मेरे मदर उस टाइम नाराज हो गए मुझसे, कि उन्होंने मुझे मंडियाली में कहा कि भावा इस किस खरीदना है कि इतना महंगा था शॉल बनाया रहा, ये नहीं कैसे खरीदना। सो किनौरी शॉल होता क्यों है सर महंगा? उसमें जो आर्ट है, जो उसमें विविंग है, वो डिफरेंट है, बहुत इंट्रिकेट होती है। हाँ जी, बहुत भारी काम होता था। तो जब वो शॉल्स हमने बनाया तो मदर ने उस दिन मेरे से बात नहीं की कि तुम फेल हो जाओगे, तुम काम खराब कर रहे हो, इतना महंगा शॉल कौन लेगा, इतनी तुम लेबर दे रहे हो, इस पे इतनी वेजेस हैं जी। लेकिन हुआ क्या, एक दिन कोई यहाँ पे आए और मेरे मदर से वो शॉल 5400 में खरीद के ले गए, जबकि उस जमाने में, जबकि मैंने कहा था कि आप इसकी जो कीमत है 5000 रुपए तक रखना। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आज आपने जो शॉल बेचा, उस टाइम तो आप नाराज हो गए थे, आज आपने जो ये शॉल बेचा 5400 रुपए में, तो मैंने तो 5000 रुपए कहा था। बोले मैंने रेट रखा 5400 रुपए, मैंने सोचा कोई कम करवाएगा तो मैं 5000 तक बेच दूंगी। तो वो कहते उन्होंने कम ही नहीं करवाया। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद उन्होंने कभी मुझे ये नहीं कहा कि तुम इतने महंगे शॉल बना रहे हो। फिर मतलब आपको वहां पे कला का कदरदान मिल गया आपकी माँ को, हाँ, है ना, और वहां से फिर आपको ये और कॉन्फिडेंस मिल गया, बिल्कुल, यहाँ पर पैसा भी कमाया जा सकता। बिल्कुल। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोगों ने मैंने थोड़ा स्टडी करनी शुरू की। मैंने इस यूनिट से पहले शायद आधा हिंदुस्तान तक मैंने घूमा। खादी के जितने भी आपके इंस्टीट्यूशंस थे, मैं अविका नगर में भी गया। अविका नगर में सबसे बड़ा वूल रिसर्च सेंटर है राजस्थान में, वहां भी गया। उसके बाद गुजरात में गया है स्पिनिंग के लिए। पैसे तो थे नहीं, तो जहां से पैसे खत्म होते थे वहां से वापस हो जाता था जो पैसा होता था जेब में। बट आप मतलब समझने के लिए ट्रैवल कर? हाँ, मैंने स्टडी बहुत किया उस टाइम ना, कि मैं ऐसा ना हूं कि मैं कोई काम शुरू करूं और मैं फेल हो जाऊं। मेरा कुछ ऐसा ही सिचुएशन है अभी। मैं सबसे पहले तो ये समझना चाहता हूँ, आपने वो लीप ऑफ फेथ कब लिया? आपने वो भगवान पे इतना भरोसा कब किया कि भाई अब आपने भी निर्णय लिया कि मैं सरकारी नौकरी छोड़ूंगा और मेरे को बस यही करना है? वो कौन सा पल था, किस साल में था और क्या एग्जैक्टली? वो 98 में मैंने रिजाइन कर दिया था। अच्छा। 3 महीने का नोटिस भेज दिया था। जब मैंने नोटिस भेजा तो लोगों को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे घर में एक तूफान आ गया। जेई की नौकरी बुरी नहीं थी, अच्छी नौकरी थी और मेरी प्रमोशन भी मुझे होनी थी। लेकिन जब मैंने ये डिसाइड किया कि मैंने रिजाइन कर दिया, और जब मैंने सबको बताया तो मुझे लगता है कि मेरे स्पोर्ट में एक भी आदमी नहीं था उस वक्त।
उस टाइम मेरे मिसेस, मेरे मदर, मेरे मतलब हर एक आदमी जो था ये रिश्तेदारी में कि ये बेवकूफ़ी क्यों कर रहे हो। और मुझे ये लगा कि शायद बेवकूफ़ी करके मुझे शायद अपना फायदा हो चाहे ना हो, लेकिन मैं कुछ समाज के लिए कुछ ऐसे काम करूंगा जिससे लोगों को कुछ फायदा हो। ये काफी होता है सर, है ना? फैमिलीज को एक्सप्लेन करना, रिश्तेदारों को एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल काम बहुत होता है। मुश्किल होता है, बहुत ऐसा मुश्किल। कुछ जो आपके विजन, आपके पास एक विजन है मगर आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो बाकी लोगों को कि बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो इससे आप निपटे कैसे? निपटे हुआ क्या कि कुछ कहते हैं ना कि अगर आपकी नीयत अच्छी है, अगर आप कुछ करना चाहते हैं जी। तो भगवान भी आपका साथ देता है। तो जब मैंने कार्डिंग मशीन लगाई तो भगवान की दया से मेरे पास ना 24 आवर्स लोग अपनी ऊन लेके आते थे गांव-गांव से। तो मेरी मशीन जो थी वो 24 आवर्स चल रही थी। और मुझे ये लगा कि 4 महीने के बाद कि मैंने तो अपनी मशीन की कीमत पूरी कर ली है। तो मेरे को और हौसला आया कि मैं इस काम को क्यों ना और एक्सपेंड करूं। मतलब और आर्टिजन्स या जो भी है उनका काम करते थे उस वक्त, वो लोगों का आपकी मशीन पे जॉब करता था उस टाइम। ये कार्डिंग मशीन सब कुछ करती हैं या फिर सिर्फ सफाई करती हैं? ये केवल वूल को उसका रेशा को सीधा करती है जी। ये पिंजाई करती है केवल ऊन की, ये धागा नहीं बनाती। धागा बनाने तक और मशीन्स और काम होता है उसमें। जब मैं यहाँ पे कामयाब हो गया कार्डिंग पे तो मुझे ये लगा कि ये एक अच्छा फायदे वाला कॉन्फिडेंस और बिजनेस है। और होता क्या है कि इंडस्ट्रीज लगाने के लिए दो चीजों पे निर्भर करती है इंडस्ट्रीज, अगर आपने नहीं लगानी हो। एक तो ये है कि आपका रॉ मटेरियल लोकली अवेलेबल हो, या जो आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कंजम्पशन लोकली हो। तो मेरे केस में क्या था कि वूल तो मेरे पास थी जी, हिमाचल तो भरा हुआ है वूल से जी। आज भी गवर्नमेंट पता नहीं क्यों नहीं इसके बारे में सोच रही है कि हमारा इतनी भारी वूल है हमारे पास, रॉ मटेरियल हमारे पास सस्ता है और बेस्ट क्वालिटी की वूल है, और उसके जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो भी उसकी भी कंजम्पशन यही है। तो फिर ये सोचा कि क्यों ना, वो देखा मैंने कि इसमें हमें क्या चैलेंजेस आते हैं। पहले हम लोग हैंड स्पिनिंग करवाते थे, फिर जब देखा मैंने कि उससे हम लोग शायद इतने ज़्यादा कामयाब नहीं होंगे, तो मैंने मशीनें लगाई और लगाई बहुत छोटे स्केल पे, छोटी छोटी मशीनें लगाई। पैसा बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन वही कहा ना कि भगवान उसी की सहायता करता है जो खुद अपना एक रास्ता बना ले तो भगवान साथ चल पड़ता है। तो भगवान ने बहुत साथ दिया, भगवान ने बहुत साथ दिया। मेरे बुजुर्गों का बहुत आशीर्वाद रहा जी। मेरे जो नोन में थे सबका आशीर्वाद रहा मेरे पे। तो आज चलो जो भी है वो थोड़ा बहुत ठीक है, कोई परेशानी नहीं। काफी अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। मैंने आपकी फैक्ट्री भी देखी जी, काफी सारे यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं। कितने लोगों को अब आप सपोर्ट करते हैं? 8-9 लोग तो मेरे पास यहाँ फैक्ट्री में हैं जी। लेकिन मेरे पास हैंडलूम्स पे जगह जगह पे लोग काम कर रहे हैं। मतलब वो अपने घरों में अपने हैंडलूम पे काम करके जी हाँ जी हाँ, नहीं है कईयों के तो हमने हैंडलूम भी हमने दी हुई है। कई जगह हमने पूरा एक सेटअप सेट करके रखा हुआ है जहाँ पे। ऐसे कितने लोग हैं सर? पहले तो कोई मोर देन 200 के आसपास थे जी, लेकिन अब लोग थोड़ा सा हट रहे हैं इस लाइन से। हम लोग बड़े कोशिश कर रहे हैं कि यंग बच्चे आए, जो बुजुर्ग हो गए हैं 25-30 साल से मेरे पास काम कर रहे थे, बुजुर्ग हो गए हैं, उनको थोड़ा सा उन लोगों ने छोड़ भी दिया काम। लेकिन फिर भी आज मुझे ऐसा लगता है कि अबव 100 हो गए जो मेरे साथ, और वो भी मैं घर द्वार पे काम दे रहा हूँ उनको। जी। वो यहाँ नहीं आते मेरे पास, मैं उनके घर पे ही सारे काम देता हूँ। उनसे जो भी ताना देना है, ताना वापस लेना है, और जो उनकी पेमेंट्स हैं वो तक उनके ऑनलाइन उनके बैंक अकाउंट में जा रही है। तो मैं सर के इस इनिशिएटिव की सारी डिटेल्स अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोग अगर अप्रोच करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आप इस काम में रुचि रखते हैं और ज्वाइन करना चाहते हैं टू रिवाइव द कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ आवर आर्ट ऑफ हिमाचल, तो आप डेफिनेटली कनेक्ट कर सकते हैं उस नंबर पर, एंड दे विल मेक श्योर कि आपके घर पे भी अगर आप चाहें तो ऐसा कोई इनिशिएटिव वो लोग सेटअप कर सकते हैं।
तो सर ये यहाँ से राष्ट्रपति अवार्ड तक का सफर काफी जल्दी जल्दी हो गया सब कुछ, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बार किन्नौर से जीएम इंडस्ट्रीज का फोन आया था जी। उस टाइम जीएम थे वहां पे सरचंद नेगी। उनका फोन आया कि यहाँ पे डीसी साहब चाहते हैं किन्नौर में कि जो यहाँ का कल्चर है, जो यहाँ का जो आर्ट है वो खत्म होता जा रहा है, क्या उसमें उसको रिवाइव करने में आप कुछ हेल्प करेंगे। तो उससे पहले मैंने जो हमारे डिजाइन्स थे जो खत्म हो चुके हैं, ये जो आर्ट निकला, ये निकला सबसे पहले किन्नौर से। जी। किन्नौर का जो आर्ट था वो सबसे बेस्ट आर्ट जो था वो किन्नौर के पास आज भी है, लेकिन खत्म होता जा रहा है। जैसे हमारे सारे हिमाचल में, ऐसे किन्नौर में भी खत्म होता जा रहा है। तो किन्नौर की ये कहानी थी कि किन्नौर के जो लोग थे वो ज्यादा भेड़ पालक थे, एजुकेशन थी नहीं उस टाइम, लेकिन उनके दिमाग ही कंप्यूटर्स थे। जो डिजाइन वो एक बार देख लेते थे वो डिजाइन वो क्रिएट अपने करते थे। बना लेते थे। लेकिन हुआ क्या, एक समय ऐसा आ गया कि किन्नौर के जो पुराने कपड़े थे, जो पुराने डिजाइन थे, वो सारे फॉरेनर्स ले गए हैं। आज आपको किन्नौर में पुराना कपड़ा बहुत कम मिलेगा, पुराना डिजाइन बहुत कम मिलेगा। अब जो भी डिजाइन है वो नए हैं। पहले वहां पे जो वूल बहुत होती थी, वूल से वो लोग बहुत काम करते थे वूल के ऊपर। जो डाइज थी वो भी सारी केमिकल फ्री डाइज होती थी। सारे जितने भी डाइज थी उनकी वो वेजिटेबल डाइज करते थे। वेजिटेबल डाइज के कारण जो डिजाइन्स बनते थे उनके, वो तो बहुत मार्वलस डिजाइन्स थे। लेकिन हुआ क्या कि वो सारे जब फॉरेनर्स ले गए तो उनके पास कुछ नहीं रहा। नए वीवर्स जो थे वो तोड़ मरोड़ के डिजाइन्स बनाते थे। तो मैंने जब शुरू किया तो मैं एक बार ट्रेड फेयर दिल्ली में घूम रहा था, तो वहां पे देखा मैंने कि एक सॉफ्टवेयर था, और वो सॉफ्टवेयर था 4.5 लाख रुपए का, जिसमें डिजाइन बनते थे। मुझे ये लगा कि ये सॉफ्टवेयर लिया जाए, लेकिन इधर पैसे थे नहीं। तो मैंने उससे बातचीत की, मैंने नेगोशिएशंस बारे में बात की। तो वो कहते जी मैं 3 लाख रुपए तक आपको ये सॉफ्टवेयर दे दूंगा जिसमें ये डिजाइन बन जाएंगे आपके। उसने कार्ड वगैरह मांगा मेरे से, मैंने कार्ड दे दिया। वो कुछ टाइम के बाद मेरे पास यहाँ आ गया, मंडी में आ गया, और कहते हैं जी मैं आपको ये सॉफ्टवेयर 4.5 लाख रुपए से करते करते नेगोशिएशंस पे हम लोग 2.5 लाख पे आ गए कि 2.5 लाख में मैं आपको सॉफ्टवेयर दे दूंगा। तो मेरा मूड बन गया कि मैं ये सॉफ्टवेयर परचेज कर लूं डिजाइन के लिए। तो मैंने अपनी बेटी अंशुल मल्होत्रा, जब उस टाइम वो बीटेक कर रही थी, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा ऐसा ऐसा सॉफ्टवेयर पे आए हुए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ कि लेने की। उसने कहा बिल्कुल नहीं लेना है, ये सॉफ्टवेयर मैं आपको बना के दे दूंगी, और आपने जो काम करना होगा अपने आप करना। जब वो छुट्टियों में आई, जब मैंने उसको कहा, मैंने कहा ये ऐसा सा, वो तैयारी करके आई हुई थी जी। और वो सॉफ्टवेयर उसने मुझे जो छोटा मोटा जो काम था वो सिखा दिया। और मुझे बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स पे काम करना नहीं आता था, लेकिन वो इतना सिंपल था कि मैं डिजाइन में एक्सपर्ट बन गया। और वो डिजाइन्स जब मैंने सबको दिखाए कि डिजाइन्स हैं मेरे पास, तो वो डिजाइन्स कुल्लू और मंडी में जो जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेस थे उन लोगों ने मेरे से परचेज किए, और डिफरेंट एजेंसीज को, जैसे सोसाइटीज को, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किए, और मुझे कहा कि आप जाके वहां थोड़ा बहुत उनको सिखाओ। तो मतलब इस पूरे दशक में आपने इन आर्ट्स को एक्सप्लेन करने का, समझाने का, क्रिएट करने का, लोगों को काम देने का सारा काम किया। उसमें मैं लोगों को ना सिखाता भी था, किसी को जो भी हेल्प होती थी मैं वो हेल्प करता था लोगों की बहुत ज्यादा। और कोई ऐसा नहीं था कि मैं उनसे चार्ज करता था जी। लेकिन जब थोड़ा सा नाम हो गया, लोगों को, ऑफिसरों को पता लग पड़ा कि ये जो डिजाइन्स हैं मेरे पास और मैं डिजाइन प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं लोगों को सिखाता हूँ, तो सबसे पहले मुझे जो ऑर्डर्स आया वो आया किन्नौर से। जीएम इंडस्ट्री होते थे उस टाइम, सरचंद नेगी, मुझे याद है आज भी। तो 2 गांव में उन्होंने, पानवी और चढ़गांव, वहाँ के 2 सेंटर्स में उन्होंने मुझे कहा कि आप वहाँ पे लोगों को किन्नौरी डिजाइन्स को उनको कुछ आप सिखाइए। तो मैं डिजाइन्स लेके गया, उनको डिजाइन्स प्रोवाइड किए।
जो उनकी हैंडलूम्स में प्रॉब्लम थी वो हम लोगों ने रिमूव की, उनके हैंडलूम्स को सेट किया। उसके बाद उनके जो डिज़ाइंस थे उनको कैसे उन डिज़ाइंस को हैंडलूम पे बनाना है वो सिखाया, तो उनको बहुत फायदा हुआ उससे। तो मुझे उस टाइम जीएम साहब ने कहा था कि आप कितने पैसे लेंगे। मैंने कहा जी पैसे पूसे तो कोई ऐसी बात नहीं है, आप मुझे केवल ये है कि आने जाने का खर्चा और दे देना और रहने रुहने की व्यवस्था करवा देना। तो मुझे उन्होंने उस प्रोजेक्ट्स के लिए 50,000 पे किए थे, 50,000। और वहां से सबसे पहले मुझे पैसे यहाँ से आने शुरू हुए थे। फिर वही जीएसडब्ल्यू जो थे वहां पे उन्होंने मुझे एंगेज कर लिया कि आप हमारे यहाँ पे कुछ लोगों को सीएसआर में मुझे मैंने वहाँ पे कुछ हैंडलूम्स को प्रोवाइड किया, उसको सेटअप किया, उस पर डिजाइन दिए, उनको डिजाइन दिए हैं। तो वहाँ पे मेरा मोर देन 300 लेडीज को डिफरेंट विलेजेस में जाके वो काम सिखाया। तो सर ये जो काम आपने उस वक्त किया किन्नौर के एरिया में स्पेसिफिकली, शिल्प गुरु अवार्ड जो आपको मिला है, इन सब कामों की वजह से आपको फिर शिल्प गुरु अवार्ड भी मिला। जब फिर वो तो क्या था कि जब इनके एक जो एड निकली थी शिल्प गुरु के लिए, होता क्या है जी कि ये अवार्ड जो है ये जैसे पहले स्टेट अवार्ड होता है, फिर उसके बाद नेशनल अवार्ड्स होते हैं या मेरिट सर्टिफिकेट्स होती हैं, ऐसे करते करते वो आगे मिलती हैं। तो लेकिन मुझे क्या हुआ कि मैंने जब ये अवार्ड निकला तो मैंने शिल्प गुरु के नाम से भरा, और भरने के बाद मेरे को स्टेट अवार्ड 2006 में मिला था। तो 2012 में मुझे डायरेक्ट शिल्प गुरु अवार्ड मिला है, जबकि नेशनल अवार्ड मिलता था। तो लेकिन जो मेरे जो प्रोफाइल्स थी बनी, जो मेरी फाइल बन के गई, तो शायद गवर्नमेंट ने सोचा कि रिकॉग्नाइज किया। तो मुझे 2012 में जब मोदी जी आए 2014 में, तो ये अवार्ड सेरेमनी हुई थी। राइट। तो सर क्या फीलिंग थी उस दिन? ऐसा लगा कि जो काम करने निकला हूँ वो सफल हो गया, या फिर भी वो रिश्तेदारों और माँ बाप, माँ और बीवी, आपने कहा कि कोई भी सपोर्ट नहीं करा था उस वक्त जब आपने नौकरी छोड़ी? जी जी। वो सब आपको याद आया कि वो मेहनत अब सफल? नहीं, वो तो थोड़े दिन की बात। जी, मतलब उस वक्त क्या फीलिंग थी जब आप? उस टाइम ये था कि ये जो ये अवार्ड मिला मुझे ये लगा कि मेरी पूरी टीम का, मेरे पूरे परिवार का, मेरे भगवान जो मेरे पे आशीर्वाद देके रखे हुए हैं, और पूरे हिमाचलियों का के लिए शायद ये अवार्ड मिला है। राइट जी सर, आपने मंडी में आप हैं, आपका फैक्ट्री भी है और रेजिडेंस भी है, यहीं पे आप पले बड़े हैं जी, स्कूलिंग और सब कुछ आपका यहीं हुआ है। तो ये किन्नौर का ही शैली क्यों आपने चूज किया शुरू में? किन्नौर जब मैंने स्टडी किया ना जी, जब ये जो आर्ट निकला, ये निकला किन्नौर से ही। अच्छा, मतलब जितने भी हिमाचल के ये बुनने जितने भी ये जो डिजाइन्स था, जो किन्नौर के लोग सबसे पहले, उनके पास भी ये मंगोलिया से आया था, एक्चुअली मंगोलिया देश से। तो ये जो आर्ट आया, ये आया मंगोलिया से और आया थ्रू किन्नौर। और जो किन्नौर में सबसे पहले जो ये लोग जो लोकेट हुआ, जो एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास ये आर्ट कब से हमें नहीं पता, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन तो है नहीं इसकी जी। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि 1800, मैं कहीं पढ़ रहा था कि 1802 में सबसे पहले ये लोकेट हुआ था, और हुआ था किन्नौर में जी। और मैं ये चाह रहा था कि इस आर्ट के बारे में और भी स्टडी करूं, तो कहीं मुझे बुक्स वगैरह मिलती थी तो मैं पढ़ता रहता था। तो 1802 में सबसे पहले ये किन्नौर से लोकेट हुआ, और इसमें ब्लैक एंड व्हाइट के चेक के डिजाइन बनते थे, जैसे आपका जैकेट, जैसे मैं पहना हूँ, ये चित्रू डिजाइन हैं। और सबसे पहले ये ही किन्नौर में निकलता था। ये थोड़ा सा बारीक है, वो थोड़ा सा बड़ा मोटा। ब्लैंकेट्स भी शायद उसी तरीके के डिजाइन? हाँ, हमारे सबसे पहले जो डिजाइन बना था वो बना था ये चेक में ही जी। यही चेक वाला डिजाइन जो है वो आपके जो स्कॉटलैंड वाले हैं जी, वो क्लेम करते हैं जी, कि ये डिजाइन तो हमारा है जी। हमने ये कहा कि ये डिजाइन हमारा है, लेकिन वो कहते हैं हमारा है, लेकिन हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। हमारे जो
बुजुर्ग थे, वो पढ़े लिखे नहीं थे, तो ये इन्होंने इनके डॉक्यूमेंटेशंस है। लेकिन आज भी जो हमारे जो डिजाइन्स हैं वो जो फॉरेन में बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पे ये मिलते जुलते हैं, तो वो भी क्लेम करते हैं कि ये डिजाइन हमारे हैं। सर, आपने जब मैं आपसे मिला था सूरजकुंड में, जी तो आपने हैरिस ट्वीट का बात किया था, उससे आप compete करते हैं, मतलब एक फॉरेन कंट्री जो हमारे देश से काफी आगे निकली हुई कंट्री है, जी उसके साथ आप कंपैरिजन करते हैं। जी। जीतता कौन है कंपटीशन में? नहीं, कंपटीशन में तो वही जीतते हैं, हाँ, क्योंकि हम तो बहुत एक छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं। जी। आज वर्ल्ड में स्कॉटलैंड की दो चीजें मशहूर हैं, एक ट्वीट और सेकंड स्कॉच। राइट। लेकिन जो ट्वीट है, जब सबसे पहले मुझे दिल्ली हाट में एक स्कॉटलैंड का एक मिला था, उसने कहा था कि आपकी ट्वीट बहुत अच्छी है, हमारी स्कॉटिश ट्वीट से मुकाबला करती है, तो क्या आप हमारे लिए कुछ डिजाइन बना सकते हो? मैंने कहा सैंपल दे दो। जब उन्होंने सैंपल्स दिए तो वो तो हमारे जैसे ही थे। मैंने कहा ये सैंपल्स तो मेरे पास नहीं है। कहते हैं आपके पास कैसे आ गए, ये तो हमारी ट्वीट है। मैंने कहा भैया ये हमारे तो बुजुर्गों से पहनते थे, और हमारी जो ट्वीट को जो लोग बोलते थे वो लांग बोलते थे, हमारे अपने लांग देसी भाषा में लांग हाँ लांग बोलते थे। तो मैंने कहा ये तो हमारी यहाँ की है। तो उन्होंने कुछ डिजाइन दिए, मैंने उनको बना के दिए स्कॉटलैंड को। तो पर उन्होंने ये कहा कि जो वूल है उसके सेम माइक्रोन्स वगैरह ये होने चाहिए सारे। जब मैंने उसको स्टडी किया, मैंने अपना माइक्रोस्कोप भी था मेरे पास, मैं उसको माइक्रोन चेक करता था। तो मुझे जो वूल मिली वो मिली उस टाइम नेसंग गांव के से जो वूल आई थी एक बार मेरे पास वो, और मुझे जो चितगुल साइड की नॉर्थ साइड वहाँ की जो भेड़ें थी वो, और स्कॉटिश वूल ऑलमोस्ट बराबर है। अच्छा। उसके माइक्रोन, उसकी क्वालिटी। तो मैंने वहीं से फिर वूल लेनी शुरू की, और जब मैंने ट्वीट्स बनाई और जिसने मुझे ऑर्डर्स दिए थे, जिसके सैंपल्स मेरे पास आए थे, उसको बहुत पसंद आई। तो मुझे तब ये लगा कि नहीं यार, हमारी क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, हम तो जो बना रहे हैं बहुत सी क्वालिटी की बना रहे हैं। तो आज भी अगर हम लोग देखते हैं कि जो बच्चे जैसे ट्वीट लेके आए मेरे को, और जो वहां से ट्वीट आती है किसी के पास, तो उनकी क्वालिटी से बेटर क्वालिटी हमारी है। उसका कारण ये है कि हम लोग फेल्टिंग करते हैं। फेल्टिंग मतलब कि हम मंडाई करते हैं, उसकी श्रिंक कर देते हैं उसको, लेकिन वो लोग नहीं करते हैं। तो हमारी जो लाइफ है वो 100 ट्वीट जैसे वो लोग कहते हैं, तो हमारी क्वालिटी उनसे बेटर है। हमारी लाइफ की ट्वीट की लाइफ उनसे ज्यादा है। राइट सर, ब्रिलियंट। सो सूरजकुंड से आते आते हमारी मुलाकात के बाद आप एक और अवार्ड जीत चुके हैं अभी तक। ऐसे कितने अवार्ड मिले हैं आपको? हाँ ऐसा हुआ जी कि जब सूरजकुंड में वहाँ पे हम लोग थे, तो वहाँ पे ऑल इंडिया लेवल के बुनकर होते हैं सारे हिंदुस्तान से। जैसे हम लोग ये कहें तो हमारे हिमाचल के जो बुनकर है ना, वो सेकेंडरी, मतलब जो बुनकर का काम है सेकेंडरी है उनका, मेन काम नहीं है। हमारा जो मेन काम है वो खेती बाड़ी जी। आज हमारे जो बुनकर भाई हैं वो जब खेती बाड़ी से उनको समय मिलता है तो ही वो खड्डी में बैठते हैं। अगर आप ये देखें यूपी में या कर्नाटका में या आंध्रा में या कहीं और, तो वो लोग जो हैं वो जुलाहे हैं, उनके पास लैंड नहीं है, जमीन नहीं है, वो खेती बाड़ी नहीं करते हैं। उनका मेन जो व्यवसाय है वो है यही। और वो जनरेशन टू जनरेशन, मतलब एक पुश्त से दूसरी पुश्त तक यही काम करते हैं। तो उनके पास स्किल बहुत ज्यादा है, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। लेकिन हमारी क्वालिटी भी बुरी नहीं है, अच्छी है, बहुत अच्छी है। लेकिन हमें ये रहता है कि जो नाम है वो उन स्टेटों का बहुत ज्यादा है। तो अगर जब सूरजकुंड फेयर में वो जो कमेटी थी वो हर एक स्टॉल पे जाती है, हर एक बुनकर का देखती है, वहाँ क्वालिटी चेक करती है, डिजाइन चेक करती है,
तो शायद उनको हमारा हिमाचल का जो आर्ट था वो पसंद आया जी। और हमें वहाँ पे राज्यपाल द्वारा, जो हरियाणा के राज्यपाल जी हैं जी, उनके द्वारा हमें जो अवार्ड मिला, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। वो- वहाँ पर वो अवार्ड पड़ा है सर, एक बार आप। जी हाँ, वो जो है कलामणि अवार्ड है जी, कलामणि। जी। सो ये है कलामणि अवार्ड, जो अभी अभी हाल ही में सूरजकुंड फेस्टिवल में भी सर ने 15 तारीख 15 तारीख को, फरवरी 15 फरवरी को उनको अवार्ड मिला है। जी। तो ये बड़ी खुशी की बात है। ये अवार्ड भी सारे हमारी टीम तो बुनकर और जो हमारी फैक्ट्री की लोग हैं उन्हीं के लिए है, जी, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सारे हिमाचल के बुनकरों का ये अवार्ड मैं तो है। कहता हूँ सारे हिमाचल के लिए है सर, क्योंकि आप सारे हिमाचल के लिए बुनकर का अवार्ड है ये। जी, क्योंकि जिस चीज को आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं वो इन अ वे, अब आप सिर्फ किन्नौरी शॉल्स या वो सब डिजाइन नहीं नहीं, बनाते, अब तो आप सब कुछ ही बना रहे सब हैं। कुछ ही बना रहे हैं जी जी, सब तरीके के हर एरियाज जी के हाँ, आप, जी हाँ, है ना, आप जी काम कर रहे हैं। हम लोग हिमाचली पे जहाँ पे भी जो चीज बनती है उस जी, पे जी। हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा जो है ना ये वो रॉ वुड टू एंड प्रोडक्ट अंडर वन रूफ। हम लोग जैसे किसान लोगों से, भेड़ पालकों से वूल परचेज करते हैं और उसके बाद सारा प्रोसेस अंडर वन एक छत के नीचे है। पिंजाई से लेके, कताई से लेके, बुनाई तक हमारे पास है सारे। जी जी जी। भेड़ से लेके आपकी अलमारी तक जब शॉल पहुंचती है, उसका एक एक कार्य, एक एक काम जो है वो सर अपने इस इनिशिएटिव के थ्रू क्रिएट कर रहे हैं। एग्जैक्ट नाम क्या है सर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का? मेरा नाम ओम प्रकाश मल्होत्रा है और ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कृष्णा वूल, प्लॉट नंबर 5, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 3, मंडी। जी। और जो मेरे बच्चे हैं वो इस काम को ज्यादा देख आगे बढ़ा रहे हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि मैंने देखा कि आपकी नेक्स्ट जनरेशंस इस काम को पूरी तरह से पिक करके सर मैं ये चीज आगे भी दौड़ बोलना रहे हैं। चाहूंगा, आज समय ऐसा आ गया हुआ है कि जो पेरेंटल काम बच्चे नहीं करना चाहते हैं, जैसे अगर कोई दर्जी है तो उसका बेटा दर्जी नहीं बनना चाहता है, कोई नाई है उसका बेटा नाई नहीं बनना चाहता, कोई बुनकर है तो उसका बेटा बुनकर नहीं बनना चाहता है। लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती है कि जो पेरेंटल काम है वो कंटिन्यू रहे। मैं थोड़ा सा आपको एक चीज और बता दूं कि जो हमारे जो बुनकर के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतनी फैसिलिटीज दे के रखी हैं कि अगर आप निफ्ट में बुनकर का बच्चा जाना चाहे तो उसको कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट उसकी एडमिशन हो जाती है इंजीनियरिंग कॉलेज में भी और यहाँ पे भी। स्कॉलरशिप 2 लाख रुपए का है। जी 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 जी। फीस नॉमिनल है। अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में आपका बच्चा आता है तो बहुत अच्छी बात है। सो ये सब ग्रेट इन्फॉर्मेशन मिल रही है हमको। तो देर आर पीपल जो लोग टेक्सटाइल्स इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट इनफैक्ट आपको सपोर्ट करती है। जी, जी सर, और ट्रेड में ये फैसिलिटीज नहीं है। जी जी जी। अगर आप ब्लैक स्मिथी का काम करते हैं तो वहां पे ये फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन बुनकरों को, हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट के जो बुनकर्स हैं उनके बच्चों के लिए गवर्नमेंट ने ये जी बहुत अच्छा एक शुरू किया, प्रोजेक्ट किया हुआ शुरू। पर उससे मुझे इसी बात पे मैं जैसे कह रहा हूँ ना कि जो पेरेंटल काम लोग नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आज तो नाम चेंज हो गया कि अगर दर्जी है तो उसका बच्चा दर्जी नहीं होगा, उसका बच्चा डिजाइनर होगा, फैशन डिजाइनर होगा। अगर कोई नाई है तो वो नाई नहीं बोला जाएगा, आज सैलून हेयर ड्रेसर्स हो जाएगा नाम। तो बच्चे पता नहीं क्यों पीछे हट रहे हैं। आई थिंक आपका ये मैसेज है सबसे बड़ा कि कोई काम छोटा नहीं है, कोई काम छोटा। आप अपनी सोच को बड़ा रखिए और वो कोई भी काम है जिसको आप पकड़ लें, उसको पूरी शिद्दत से कीजिए। और मेरे ख्याल से सर ये आपकी लाइफ का ही सबसे बड़ा मैसेज मुझे जो समझ में आ रहा है। मुझे मैं इस पे और बहुत ये भी करता हूँ कि अगर आप किसी को, सपोज मैं किसी की हेल्प करना चाहता हूँ, मैं उसको ये कहता हूँ कि ये ले 5,000 रुपये या 10,000 रुपये, तो वो कब तक रखेगा उस पैसे को? महीना, 2 महीने। अगर उसके पास स्किल होगी, उसके पास उसे हुनर होगा, अगर आप उसे कुछ हुनर होगा, हाँ जी हाँ जी, तो वो सारी उम्र खाएगा। जी जी जी। तो मैं हुनर पे ज्यादा फोकस रहता है।
मैं खासकर महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए चाहता हूँ कि वो हुनर सीखे। अगर हुनर होगा तो वो हुनर उसके लिए नहीं, उसके आने वाले Life बच्चों में। के लिए भी रोजी रोटी का साधन होगा। तो मैं, जैसे मोदी जी कहते हैं कि हुनर पे बल दो, तो हुनर का होना बहुत जरूरी है। So that's the message from Shri Om Prakash Malhotra ji. I'm here in Mandi, in my hometown. I'm here for Shivratri as well. So if you've not seen the Shivratri episodes, please go back into the channel and watch them. इसी message के साथ I would like to thank Mr. Om Prakash Malhotra for बहुत बहुत धन्यवाद talking to me. आपने। I hope आपको अच्छा लगा हमसे बात। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। मेरा मैसेज पता नहीं है अब अच्छा लगेगा लोगों की कहीं, बिल्कुल अच्छा लगेगा। और जो बात हुई, कोई कमी हो, कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा करना। त्रुटि कैसे रह सकती है जब आप एक चीज को पकड़ के आप भागे हैं। जो मैसेज आपने कहा है एंड में कि अगर मैं किसी को 2 या 5,000 रुपए दे देता हूँ तो वो थोड़े टाइम में खत्म हो जाएंगे, मगर अगर मैं किसी की स्किल डेवलप कर सकता हूँ कि वो उम्र भर खाए, उम्र भर सीख कर खाए, वो आई थिंक इज गोइंग टू एको विद मी. So that is the end of this Jodcast. Thank you so much for joining in. I'll see you next time with yet another story. Bye. बाय बाय।